नमस्कार आप सभी को। आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली आज न्यू एवोल्यूशनिज़्म पे है। मेरे साथ जो ये वीडियो पहली बार जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप इससे पहले का वीडियो जो मैंने एवोल्यूशनिज़्म एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट पे बनाया है, आप उसको देख लें, समझ लें, फिर इस वीडियो पे आके उस चीज़ को समझें। ये वीडियो एक तरीके से उसका सेकंड पार्ट है। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है न्यू एवोल्यूशनिज़्म के बारे में। न्यू एवोल्यूशनिज़्म हम बात करें तो एक सेकंड फेज़ आया क्लासिकल एवोल्यूशनिज़्म को। क्लासिकल एवोल्यूशन को जब डिफ्यूजनिस्ट या रिलेटिविस्ट ने उनको जब क्रिटिसाइज़ किया, विरोध किया, उनकी कुछ कमियां निकाली, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये न्यू एवोल्यूशनिज़्म स्कूल ऑफ थॉट आया। यानी कि एक तरीके से उसकी कमी पूरी करने के लिए, उसकी जो कुछ छोटी मोटी कमियां थी उसको दूर करने के लिए न्यू एवोल्यूशनिज़्म स्कूल की स्थापना हुई। इस स्कूल में प्रोमिनेंट अगर हम कंसिडर करें, 3 इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स को कंसिडर किया जाता है, थिंकर्स को। पहले आते हैं वी गॉर्डन चाइल्ड, दूसरे लेस्ले वाइट और तीसरे आपके जूलियन स्टीवर्ट। इन्होंने अपने अपने वे में न्यू एवोल्यूशनिज़्म स्कूल को अलग अलग तरीके से बताया है। न्यू एवोल्यूशन स्कूल क्या कहता है कि जो एवोल्यूशन यानी कि जो क्लासिकल एवोल्यूशन है वो बताता है कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो यूनिलीनियर वे में हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को करेक्ट किया है, क्रिटिसाइज़ किया एक तरीके से अगर कहा जाए तो। उन्होंने बोला है कि जो एवोल्यूशन ऑफ कल्चर होता है वो यूनिलीनियर वे में नहीं, वो एक पैराबोलिक कर्व में होता है। पैराबोलिक जैसे अगर आप एक लेमन टर्म में समझे कि अगर हम बेल शेप को अगर हम देखें, अगर हम बेल को उल्टा करके देखें तो एक ये बेल शेप्ड आता है। इसके हिसाब से जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जब डेवलप होना शुरू करते हैं, जो पहले स्टेज में बहुत डिफरेंट होते हैं, दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे तो वो थोड़ा सा अलग स्टेज में पहुंचेंगे, और जब वो तीसरे स्टेज पे आते हैं तो एक तरीके से वो घूम फिर के पहले स्टेज पे ही आते हैं। बट जो वो स्टेज आता है, जो तीसरा लास्ट स्टेज होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है या डेवलप्ड फॉर्म में होता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे पहले के समय में कपड़ों की बहुत कमी होती थी, यानी कि लैक ऑफ क्लोथ्स होता था। उसके बाद क्या हुआ, पर उस समय लोग अपने सिर्फ मुख्य अंग को ही ढकते थे। फिर फेज़ क्या आया कि लोगों ने कपड़े बनाना शुरू किया, अपने शरीर को ढकना शुरू किया। उसके बाद क्या, तीसरा फेज़ जो अब का एक फ़ेज़ चल रहा है, उसमें क्या होता है कि लोगों ने अब एक न्यूडिज़म को फॉलो कर लिया है। हमने एक फ़ैशन के सेंस में उसको ले लिया है। अब हम घूम फिर के उसी पैटर्न पे गए हैं, बट एक डिफरेंट फॉर्म में। अगर यही एक और एग्जांपल से समझें तो हम कह सकते हैं जैसे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। पहले सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी होती थी, फ्रीडम होता था सेक्स करने का, पता नहीं होता था। फिर धीरे धीरे फेज़ क्या आया, मोनोगैमस का फेज़ आया, मोनोगैमी आई। उसके बाद घूम फिर के अब हम किस फेज़ में पहुंच गए हैं, वापस वही सेक्स फ्रीडम के फेज़ में हम पहुंच गए हैं। यानी कि जो भी फेज़ डेवलपमेंट होगा वो एक पैराबोलिक टर्म में ही कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं लियो एवोल्यूशनिज़्म के स्कूल में। लियो एवोल्यूशनिज़्म जो स्कूल है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट और एक ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में एक थिंकर आते हैं वो आपके वी गॉर्डन चाइल्ड, और अमेरिकन में 2 थिंकर्स आते हैं अपने लेस्ले वाइट और जूलियन स्टीवर्ट। बात करते हैं पहले ब्रिटिश के। ब्रिटिश में यानी कि हमने वी गॉर्डन चाइल्ड। वी गॉर्डन चाइल्ड का फेज़ रहा है 1892 से 1957 तक। ये बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आर्कियोलॉजी में, मटेरियल कलेक्शन में। हम कहें ईस्ट और यूरोप से इन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल कलेक्शन किया है। इनके काफ़ी फेमस वर्क रहे हैं, जैसे कि न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशियंट ईस्ट 1934 में, मैन मेक्स हिमसेल्फ 1951 में, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री 1946 में, और सोशल एवोल्यूशन 1951 में। इनकी जो एक फेमस बुक रही है सोशल एवोल्यूशन, जो 1951 में आई थी, उन्होंने इस एवोल्यूशन के बारे में, कल्चरल एवोल्यूशन के बारे में बात की, और इन्होंने बताया कि इसको हम 3 टर्म्स में समझ सकते हैं, यानी कि 3 टेनेट्स में या 3 इवेंट्स में समझ सकते हैं। वो 3 इवेंट्स क्या हैं? पहला इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, दूसरा अर्बनाइजेशन और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उनका मानना है कि जो कल्चर ऑफ एवोल्यूशन है, अगर आपको इसको समझना है तो आपको आर्कियोलॉजिकल पीरियड से, यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्टेज से इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ कल्चर को आर्कियोलॉजिकल फेज से समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने बताया कि जैसे हमारे आर्कियोलॉजी में 4 फेजेस होते हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक,
चालकोलिथिक या अपना कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। ये 4 फेज़ जब आए तो इन 4 फेज़ के साथ हमारा कल्चरल एवोल्यूशन हुआ। पैलियोलिथिक के साथ आया सेवेजरी, नियोलिथिक के साथ आया बार्बरिज्म, चालकोलिथिक के साथ आया हायर बार्बरिज्म और अर्ली ब्रॉन्ज एज के साथ आई सिविलाइजेशन। उनका मानना था कि इस फेज़ के हिसाब से हमारा कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। वो काफ़ी हद तक टाइलर और मॉर्गन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। उन्होंने जैसे बात की एवोल्यूशन ऑफ कल्चर की, वो एक कंसिडर एज अ होल उन्होंने किया है रैदर देन टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कल्चर। इसी वजह से जूलियन स्टीवर्ट ने उनको यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट का टैग दिया था। उनका अप्रोच काफ़ी हद तक क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट से बहुत डिफरेंट रहा है। वो काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म से काफ़ी क्लोज रहे हैं। इसी वजह से उनका एक अप्रोच कहते हैं कि वो काफ़ी क्लोज रहे हैं डार्विनियन अप्रोच के। जो डार्विनियन ट्री ऑफ लाइफ है उससे इनका थॉट काफ़ी कुछ सिमिलर, या कहें उससे काफ़ी कुछ उन्होंने प्रेरणा लेके अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने काफ़ी, हम बात कहें कि जो ग्रेजुअलिज्म है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जैसे बहुत बात करते हैं, उसके अलग हट के इन्होंने आर्कियोलॉजिकल कल्चरल स्टेजेस को कंसिडर करते हुए अपने एवोल्यूशन ऑफ कल्चर को बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट रीजन हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से एवोल्यूशन होता है। यानी कि इसको सिंपल तरीके में समझ लेते हैं कि जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, चाहे हमारा आइस एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके से कल्चर एवोल्यूशन हुआ है। इनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिसिज्म क्या कि इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ कल्चर को जो डिफरेंट वे में बताने की कोशिश करी है, वो कहीं ना कहीं क्लासिकल एवोल्यूशन से थोड़ा बहुत मिलता हुआ रहा है। इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। दूसरा जो इन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में इन्होंने बात किया, जैसे बताया हिस्टोरिकल डेटा को बहुत लेते हुए काम किया है, बट इन्होंने पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में बात करी है। करंट या मैं कहूँ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। इनका जो अप्रोच रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वाइट और स्टीवर्ट का अप्रोच इनसे काफ़ी बेहतर रहा है। और ये जैसे मैंने बताया कि काफ़ी आर्कियोलॉजिकल डेटा पे रिलाई रहे या डिपेंडेंट रहे, तो इनका जो वर्क था, जैसे हंटर्स और गैदरर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। फिर आते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ एवोल्यूशनरी। अमेरिकन स्कूल में आते, जैसे मैंने आपको बताया था, लेस्ले वाइट और जूलियन स्टीवर्ट। लेस्ले वाइट का टाइम रहा है 1900 से 1975 तक। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर होते हैं न्यू एवोल्यूशनिज्म स्कूल के बारे में। इनका एक काफ़ी फेमस वर्क रहा है द साइंस ऑफ कल्चर 1949 में और एवोल्यूशन ऑफ कल्चर 1959 में। इन्होंने इसमें एवोल्यूशन ऑफ कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया। जो इनकी बुक रही है द साइंस ऑफ कल्चर, इसमें इन्होंने पेब्लो पीपल के बारे में इस पर काम किया था और इसके बारे में लिखा था। इन्होंने बताया है कि जो एवोल्यूशन, जो हमारा सोशल कल्चरल सिस्टम रहा है, वो 3 चीज़ों पे बहुत बेसिक डिपेंडेंट रहा है। क्या है? टेक्नोलॉजी यानी टेक्नो इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा आइडियोलॉजिकल। वो क्या कहते हैं कि हम जो भी अपना एवोल्यूशन, कल्चर ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको एनर्जी से, टर्म से रिलेट करके इन्होंने इसको बताने की कोशिश की है। इनका मानना है कि जो एनर्जी थ्योरी है उसके बेसिस पे हम अपने एवोल्यूशन कल्चर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जो इन्होंने 3 टर्म्स को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी और आइडियोलॉजिकल, इन्होंने बोला है कि ये तीनों एक पिरामिड बेस की तरह रहते हैं। बेस में सबसे नीचे आपका टेक्नोलॉजिकल बेस रहता है, उसके ऊपर आता है सोशोलॉजिकल बेस और उसके ऊपर आता है आइडियोलॉजिकल बेस। इनका मानना है कि सोशोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल बेस, ये दोनों के दोनों अपने टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते हैं, कि यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उस हिसाब से हमारा सोशोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल डेवलप होगा। उन्होंने आइडियोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों को रखा है, जैसे बात कर लें। टेक्नोलॉजिकल बेस में वो कंसिडर करते हैं जो हम टूल्स, मेटल्स यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को रखा है। सोशोलॉजिकल बेस में वो रखते हैं लाइक मैरिज, किनशिप, और तीसरा हमारे आइडियोलॉजिकल में जैसे हमारे बिलीव्स, नॉलेज, मोरालिटी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंसिडर किया है। उन्होंने बस यही कहा है कि जो हम एवोल्यूशन को समझते हैं वो एनर्जी थ्योरी पे समझे। एनर्जी थ्योरी लाइक एक सिंपल डेफिनेशन में समझ लेते हैं कि व्हाट ही सेड दैट जो भी चीज़ें, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने कल्चर में, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है पर कैपिटा
पर ईयर जो हम अपने काम में इस एनर्जी को लगाते हैं, जो इतनी हमारी एनर्जी, हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी की एनर्जी यूज़ होगी, उतना हमारा कल्चर डेवलप्ड होगा। इसको एक उन्होंने पर्टिकुलर टर्म में जैसे क्या बोला है, ही सेड दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द डिग्री ऑफ कल्चर डेवलपमेंट वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कैपिटा पर ईयर हार्नेस्ड एंड पुट टू वर्क। उनके हिसाब से जो हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो बेसिक और प्राइमरी सिस्टम है, और इसी के बेसिस पे हमारा सोशल सिस्टम बनता है। यानी कि उनके लिए ये टेक्नो फैक्टर बहुत ज़रूरी था एवोल्यूशन ऑफ कल्चर के लिए। वो क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं से एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या अदर एनिमल्स को हो। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, उसी की वजह से हमारा कल्चर एवोल्यूशन होता है। लेस्ली वाइट ने इस चीज़ को अगर हम बात करें कि एक फॉर्मूले में भी कोट किया है। वो फॉर्मूला क्या था, E/T इज़ इक्वल टू C। C क्या है, C यानी कि डिग्री ऑफ कल्चर डेवलपमेंट। E क्या है, E हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड पर कैपिटा पर ईयर, और T है क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टूल्स अप्लाइड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा यानी एनर्जी और टेक्नोलॉजी का, उतना ही हमारा कल्चर डेवलप्ड होगा। तो ये एक तरीके से इन्होंने, लेस्ली वाइट ने अपने कल्चर ऑफ एवोल्यूशन को बताने की कोशिश की है। इनका जो अगर मानना, अगर हम बात करें, इन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलर इवेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्होंने बात करी है, और कहीं ना कहीं इन्होंने टेम्पोरल कंटिन्यूम को मेंशन किया। जैसे हम बात करते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ होते हैं वो बहुत पर्टिकुलराइज्ड होते हैं, बट जो हमारी एवोल्यूशनरी स्टडीज़ हैं ये बहुत जर्नलाइज्ड हैं। तो जो वाइट थे, यानी कि लेस्ली वाइट थे, ये जर्नल एवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, और इसी वजह से स्टीवर्ट ने, जैसे मैंने पहले बताया, इनको यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट कहा है। इनके कुछ क्रिटिक्स, इनकी कुछ कमियां भी रही हैं। कमियां क्या कि जैसे ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिन्ड रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ किया अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर जूलियन ने ही इस चीज़ को उनसे क्रिटिसाइज़ किया कि इकोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी होती है, टेक्नोलॉजी इतना यानी कि टेक्नोलॉजी सेकेंडरी हो गया है, उससे पहले इकोलॉजी ज़रूरी होता है। जूलियन ने उनको इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ किया कि आप जो यूनिवर्सल, जो अपना थॉट बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल यानी कि यूनिलीनियर से वो मैच करता है। इस चीज़ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर आए लास्ट में हमारे जूलियन स्टीवर्ट। ये भी अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के ही थे। इनका फेस क्या था, 1902 से 1972। ये A.L. क्रोवर के स्टूडेंट रहे हैं। इनका एक फेमस वर्क रहा है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, जो 1955 में आया था। इसमें इन्होंने वो 3 एवोल्यूशन की बात करी है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर। यूनिलीनियर एज सच, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्लासिकल एवोल्यूशन को फॉलो करते थे, और फिर उसके बाद जो हमारे लेस्ली वाइट आए, इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अप्रोच की बात की। और जो हमारे जूलियन स्टीवर्ट हैं, ये मल्टीलीनियर अप्रोच की बात करते हैं। मल्टीलीनियर इनके हिसाब से जैसे क्या है कि जो कल्चरल फेजेस रहे, यानी कि जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, उनका मानना है कि वो अलग अलग स्टेज पे सेम पैटर्न से नहीं हुआ है, हर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कल्चर का एवोल्यूशन हुआ है। जैसे इन्होंने इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि आइस एरिया में आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा, डेजर्ट एरिया में आपको अलग कल्चर मिलेगा, फॉरेस्ट एरिया में अलग रहेगा, प्लेन एरिया में अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे लोगों की नीड्स अलग हैं, तो नीड के हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ों को डेवलप किया है। इस वजह से हर कल्चर का अपना एरिया, रीजन के हिसाब से अलग अलग, या कहें कि पीरियड के हिसाब से अलग अलग एवोल्यूशन रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही, जहाँ आपको दो कल्चर में अगर आपको टेक्नोलॉजी सेम मिलती है, यानी कि सेम वे आपको देखने को अगर मिल रहा है, तो उनका सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होगा। इन्होंने जैसे अगर बात कहें कि मल्टीलीनियर एवोल्यूशनिस्ट जो हैं, ये जर्नली इन्होंने एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के रिलेशन को इन्होंने एक्नॉलेज किया है। इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि कल्चरल इकोलॉजी को इन्होंने मेन फोकस किया है। इनके बेसिकली 2 मेन फोकस्ड पॉइंट रहे हैं, एक मल्टीलीनियर अप्रोच और कल्चरल इकोलॉजी। मल्टीलीनियर अप्रोच मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर है कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी में वो क्या कहते हैं
कि जो हमारा कल्चर है उसको हमें समझने के लिए हमें कल्चरल इकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। इनका एक काफ़ी फेमस वर्क इस पे रहा है, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने शोसोनियन इंडियन पे इन्होंने काम किया था। इनका एक और वर्क आया था, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, 1952 में। इन्होंने बेसिकली शोसोनियन इंडियन पे ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज़, सीमेंग ऑफ मलेशिया, सैन एंड बुशमैन ऑफ अफ्रीका, इन सब पे जो बैनिश सोसाइटी हैं, इन सब पे इन्होंने अपना काम किया है। इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन किया, इनका मानना है कि कल्चरल इकोलॉजी इट इज़ द डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, यानी कि कल्चरल इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कल्चर एवोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइंड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया, आपको भी बोला कि जैसे जहाँ रीजन होता है लोग अपने नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा है कि जैसे इकोलॉजी होगी यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, उस हिसाब से डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, हम उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। यानी कि एनवायरनमेंट, कल्चरल इकोलॉजी को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। उनका मानना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, एक तरीके से हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। और इसी चीज़ को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी हमारी कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन हमारा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगा, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी बनेगी हम उस हिसाब से ही अपना इकोनॉमिकली काम भी करेंगे, और इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन सिस्टम भी अफेक्ट होगा। तो एक तरीके से जो उन्होंने कल्चर ऑफ एवोल्यूशन समझाना चाहा है वो कल्चर ऑफ इकोलॉजी पे समझाना चाहा है। बेसिकली जैसे ये इन्होंने ही अगर मैं कहूँ कैटेगराइज़ किया है सबको। जैसे ये बोलते हैं कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं वो यूनिलीनियर रहे हैं, हाँ लेस्ले वाइट हैं वो यूनिवर्सल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और ये खुद को एज अ मल्टीलीनियर अप्रोच में कंसिडर करवाते हैं। इन्होंने काफ़ी मैन हैबिट इंटरैक्शन कल्चर कोर की बहुत अच्छे से बात करी है। इनके भी कुछ क्रिटिसाइज़ इनको भी किया गया। क्रिटिसिज्म किस बात पे रहा? मार्विन हैरिस ने इनके मल्टीलीनियर अप्रोच को एज अ मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट नहीं किया, इस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। जिन्होंने कल्चर कोर की बात की, इस चीज़ को भी ये काफ़ी कंफ्यूज रहे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत इन्होंने क्लियर नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और तीसरा, जैसे ये बहुत हिस्ट्री जो एवोल्यूशन से इन्होंने लिंक की है, इस चीज़ में भी ये काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये थे 3 मेन थिंकर्स। इनको याद करने का मैं एक छोटा सा आपको एक लेमैन तरीका बता देती हूँ कि इसको याद कैसे करेंगे, कि किसने थिंकर ने किस अप्रोच की बात की है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से हमारे ब्रिटिश यानी कि गॉर्डन चाइल्ड की, गॉर्डन चाइल्ड को हम कैसे याद करेंगे? सिंपल आप याद कर सकते हैं BCA या CBA। CBA जैसे कैसे याद करेंगे? C यानी कि चाइल्ड, B यानी कि ब्रिटिश एवोल्यूशनिस्ट, A यानी कि आर्कियोलॉजिकल पैटर्न से उन्होंने कल्चर एवोल्यूशन को बताया। CBA चाइल्ड ने जो ब्रिटिश हमारे थिंकर थे, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल पैटर्न को यूज़ करते हुए एवोल्यूशन ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन किया है। फिर आते हैं हम लेस्ले वाइट पे। उनको कैसे याद करेंगे? वॉट, WAT, वॉट यानी W का यानी कि वाइट, लेस्ले वाइट ये एक अमेरिकन एवोल्यूशनिस्ट थे, यानी कि T, इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को यानी कल्चर ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। यानी कि वॉट, वाइट का जो अमेरिकन थे और इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। फिर तीसरे आते हैं जूलियन स्टीवर्ट। स्टीवर्ट को कैसे याद करेंगे? जैक, JAC, J यानी कि जूलियन स्टीवर्ट, A यानी कि अमेरिकन एवोल्यूशनिस्ट, और C यानी कि कल्चरल इकोलॉजी को इन्होंने यूज़ करते हुए अपनी कल्चर ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। तो ये 3 सीक्वेंस है, एक पैटर्न है याद करने का, ताकि कभी भी अगर आपको UGC नेट में सवाल आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इन चीज़ों को अच्छे से आंसर कर पाएंगे हमारा सीक्वेंस वे में याद करने के लिए। CBA, वॉट और जैक, ये एक पैटर्न है उनको याद करने के लिए। अच्छा, इसके बियॉन्ड एक थिंकर और आते हैं जो हमारे न्यू एवोल्यूशंस में आते हैं, जिनको अक्सर कंसिडर किया जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है, वो है मार्शल सेहलिन।
मार्शल सेहलन ने भी बहुत अच्छा एक अप्रोच बताने की कोशिश की है। मार्शल सेहलन, ये बेसिकली इनका जन्म 27 दिसंबर 1930 में हुआ था। ये एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये काफ़ी इन्होंने अपने एथनोग्राफिक वर्क के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने जैसे कहें कि लेस्ले वाइट के अंदर अपनी ट्रेनिंग ली है, कलीग रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं अगर आप कहें इनको बेसिकली। तो इनका एक फेमस वर्क था एवोल्यूशन एंड कल्चर 1960 में। इन्होंने कल्चर एवोल्यूशन और न्यू एवोल्यूशनिज्म के बारे में इस अपने काम में इसमें मेंशन किया है। इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ को 2 फेज़ में बांटा है, या मैं कहूँ 2 प्रकार का बताया है कि एवोल्यूशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है या 2 प्रकार के होते हैं, एक जर्नल एवोल्यूशन और स्पेसिफिक एवोल्यूशन। इसी वर्ड को हम बार बार अक्सर पढ़ते हैं कि ये जर्नलाइज एवोल्यूशन है या स्पेसिफिक एवोल्यूशन है, वो मार्शल सेहलन ने ही दिया था। जर्नल एवोल्यूशन क्या होता है समझ लेते हैं। जर्नल जैसे शब्द से ही समझ में आता है सामान्य, यानी कि जो हम बोलते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है स्टेज बाय स्टेज, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, तो वही जर्नल एवोल्यूशन बताता है कि यहाँ पे सामान्य तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में गए हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए हैं, सिंपल हम अडेप्टिव या हमने एनवायरनमेंट का यूज़ किया उस हिसाब से हम इवॉल्व हुए हैं। यानी एक जर्नल हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या एनवायरनमेंट के अडेप्टिव के हिसाब से हमने एवोल्यूशन को अडॉप्ट किया और हम इवॉल्व हुए। जैसे एक इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल फॉर कोई ट्राइबल ग्रुप है, वो ट्राइबल ग्रुप हमारा कहीं एक अलग रहता है और वो धीरे धीरे आसपास की सोसाइटी से कांटेक्ट में आता है, यानी कि सिविलाइज्ड सोसाइटी से कांटेक्ट में आता है। धीरे धीरे क्या होगा कि वो सिविलाइज्ड सोसाइटी उनसे कांटेक्ट बिल्डअप करेगी, उनको एजुकेशन देना शुरू करेगी और धीरे धीरे फेज़ क्या आएगा, वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाएंगे। वो यानी कि एक फेज़ से वो दूसरे फेज़ में आए और विदाउट टेक्नोलॉजी उनके कल्चर का भी इवोल्यूशन हुआ। यानी कि कोई हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, बट एक सिंपल तरीके से वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आ गए, एक जर्नल एवोल्यूशन हो गया। फिर बात आती है स्पेसिफिक एवोल्यूशन की। स्पेसिफिक यानी कि कुछ डिफरेंट, कुछ अलग कुछ हुआ है, कुछ अलग सा, तभी वहाँ एवोल्यूशन हुआ है। स्पेसिफिक एवोल्यूशन जैसे कहता है कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो आइसोलेटेड नहीं होते, बट उनका कुछ ऐसा इंटरैक्शन या डिफ्यूजन होता है उनमें कि जिसकी वजह से वहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा कुछ कल्चर जिसमें डिफरेंट तरीके से, यानी कि वो जर्नल नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से वहाँ पे एवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल मोअला का दिया था, इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से जैसे समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई हम नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ था कि वो लोग मिशनरीज़ के कांटेक्ट में आए थे। 19वीं सेंचुरी में मिशनरीज़ आए थे और मिशनरीज़ ने उनको वहाँ पढ़ाना शुरू किया था। और वहाँ अब देखा जाए तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है और अब उनका कंडीशन ये है कि वो एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मूव ऑन कर गए। तो उनके साथ एक अलग केस क्या हुआ कि डिफरेंट केस क्या हुआ, स्पेसिफिक थिंग क्या हुई कि वो मिशनरीज़ के कांटेक्ट में आए, मिशनरीज़ वहाँ पहुँचे और मिशनरीज़ ने एजुकेशन देना उनको शुरू किया। यानी कुछ अलग केस हुआ और वो एकदम से डेवलप हुए। तो ये है आपका स्पेसिफिक एवोल्यूशन। 1960 में मार्शल सेहलन ने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसे एक स्पेसिफिक और जर्नल एवोल्यूशन के बारे में बात की और एक्सप्लेन किया। लेस्ले वाइट के अप्रोच को यहाँ क्लियर किया कि कैसे एवोल्यूशन हमारा कल्चर, जर्नल कैसे है और स्पेसिफिक कैसे। जर्नल एवोल्यूशन जैसे अगर बात करें, जो एक फेजेस हमारे रहे हैं कि हंटिंग गैदरिंग से हम एग्रीकल्चर की तरफ आए, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियल की तरफ आए, फिर अब एक एटॉमिक एज हमारा चल रहा है। तो एक लंबा फेज़ रहा है, बट हमने स्टेप बाय स्टेप आए हैं, ये हमारा जर्नल एवोल्यूशन रहा है। स्पेसिफिक ऑन दी अदर हैंड एक डेवलपमेंट ऑफ लोकल कल्चर का हो जाता है। जैसे हम कहेंगे एक शॉर्ट पीरियड में एक फॉरेन डेवलपमेंट हो जाता है, वो एक स्पेसिफिक एवोल्यूशन हो जाता है। तो चाहे वो डिफ्यूजन की वजह से हो या इन्वेंशन या एनवायरनमेंट की वजह से हुआ हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जर्नल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन का उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और उसको एक्सप्लेन किया, और इसी काम की वजह से मार्शल सेहलन बहुत अच्छे से फेमस हुए और जाने गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जैसे अगर हम बात करें हमारे न्यू एवोल्यूशनिज़म के बारे में,
ये बेसिकली हमारे पीजी के जो एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत पूछा जाता है, और यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट में भी अक्सर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मेरा एक फ़ेसबुक पे पेज है एंथ्रोस की के नाम से, आप सर्च आउट करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा एंथ्रोस की। उसमें आपको न्यू एवोल्यूशनिज्म से रिलेटेड जितने भी एंथ्रो में आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पोस्ट कर दिए हैं। आपको उनसे क्वेश्चंस रिलेटेड, इससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो आप मेरे पेज फेसबुक पेज पे जाके उसको देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वहाँ पे उसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा विद इन अ हेल्दी डिस्कशन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और भी कुछ कंटेंट अगर मैं जल्दी आपके सामने पोस्ट करती रहूँगी। जय हिंद।